आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट तो क्लियर होता है, रिवीजन प्रैक्टिस सब कुछ पक्का होता है, लेकिन सिर्फ एक गलत वे की वजह से वो सही तरीके से एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाते और यही वजह होती है कि वो सिलेक्ट होते होते रह जाते हैं। और आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी इतनी तैयारी तो नहीं होती, लेकिन सिर्फ एक बेस्ट वे से अपने एमसीक्यूज़ को सॉल्व करके वो अपनी सिलेक्शन पक्की कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मरीम दिलदार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसा ही एक वे बताऊंगी जिससे आप बहुत अच्छे से एमसीक्यू सॉल्व करके अपनी सीट पक्की कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि जब आपको इन्विजिलेटर पेपर प्रोवाइड कर रहा है तो आपको सबसे पहले उस पेपर में अपनी डिटेल्स फिल करनी है, अपनी आंसर शीट में डिटेल्स फिल करनी है, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन बुक मिलता है तो जब तक वो आपको अनाउंस नहीं कर देते कि आपको ये सील खोल के क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करना है, तब तक आपको टेस्ट स्टार्ट नहीं करना होता। तो उससे पहले जब आपको वो बबल शीट देते हैं तो सबसे पहले आपने अपनी डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट काम कि आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। डिटेल्स में वो आपसे क्या पूछते हैं, आपका रोल नंबर, आपकी सिग्नेचर, आपके क्वेश्चन जो आपको बुक दिया जाता है उसका कलर और उस पर जो नंबर लिखा होता है वो आपको फिल करना होता है, क्योंकि CNIC और आपकी जो फ़ोटो होती है वो उस पर पहले ही लगी हुई होती है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि हम सारा क्वेश्चन का जो पेपर है वो सब ख़त्म करके हम आखिर में अपनी डिटेल्स फिल करने बैठते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स की गलतियाँ कि वो अपने क्वेश्चन बुक का कलर जो है वो लास्ट में फिल करते हैं या अपना रोल नंबर या डिटेल्स आखिर में फिल करते हैं। याद रखिए, अगर आपने सारे MCQ सही भी किए हैं लेकिन अगर आपकी कोई भी डिटेल मिस है तो आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो हुआ ही नहीं, मतलब आपका जो आंसर शीट है वो काउंट ही नहीं होगा। और जब आपका आंसर शीट काउंट ही नहीं होगा तो भले चाहे आपने सही MCQs भी किए हैं, 200 आउट ऑफ 200 सही किए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आपकी डिटेल्स सही फिल नहीं हुई। तो सबसे पहले आपने अपनी डिटेल्स सही फिल करनी है। अब दूसरी बात आती है कि आपको 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। पहली कि आपका जो क्वेश्चन बुक है उसमें टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, हर पोर्शन में कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी बात कि आपका जो क्वेश्चन बुक है उसमें आपने कितने टाइम में जो है सारा पेपर ख़त्म करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि किस तरीके से आपने करेक्ट फिलिंग करनी है अपनी बबल शीट की। और चौथी जो है इम्पॉर्टेंट बात ये आती है आपकी कि आप के जो नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है आपके पेपर में। तो लास्ट ईयर से जो पैटर्न चल रहा है तो उसमें आपके 200 क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपके बायोलॉजी के 80 MCQs, केमिस्ट्री के 60 MCQs, फिज़िक्स के 40 और इंग्लिश के 20, कुल मिला के आपके 200 MCQs। और इन 200 MCQs को करने के लिए आपको सिर्फ 120 मिनट्स ही दिए जाते हैं, यानी आधे से भी कम टाइम होता है आपके पास आपका अपना पेपर ख़त्म करने के लिए। तो टाइम का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपकी नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो जैसे 2019 का टेस्ट हुआ था तो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग NTS वालों ने ख़त्म की थी, तो इस साल भी आपकी नेगेटिव मार्किंग ख़त्म होगी। चौथी इंपॉर्टेंट बात कि करेक्ट फिलिंग आपने अपनी बबल शीट की कैसे करनी है। अब जो स्टूडेंट्स होते हैं जो एकेडमी वगैरह ज्वाइन करते हैं उनको अच्छे से पता होता है कि करेक्ट फिलिंग कैसे होती है, लेकिन जो न्यू होते हैं जिनको पता नहीं होता बिल्कुल भी, तो वो अपने क्वेश्चन बुक के पीछे जो है देख लें तो वहाँ पर उन्होंने करेक्ट फिलिंग दिखाई हुई होती है कि किस तरीके से जो है आपने बबल को करेक्टली फिल करना है। अब जब आपने ये चीज़ें जान ली, अब आपका सवाल ये आता है कि सबसे पहले कौन सा पोर्शन ख़त्म करना है अपना। तो आपने सबसे पहले बायोलॉजी के MCQs को अटैम्प्ट करना है। अब सवाल ये आता है कि क्यों और कैसे। अब आपने इस वजह से बायोलॉजी को पहले अटैम्प्ट करना है क्योंकि इसमें 80 MCQs है, यानी मैक्सिमम पोर्शन आपका बायोलॉजी का है। दूसरी बात कि ये कम टाइम कंज्यूम करता है आपका। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब आप कम टाइम में ज़्यादा पोर्शन अपना ख़त्म कर लेते हैं तो फिर आप रिलैक्स रहते हैं और स्ट्रेस फ्री होते हैं आप, तब आपका कॉन्फिडेंस जो है बढ़ता चला जाता है अपने टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। और यही इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब आप टेस्ट क्लियर करें तो पहले आसान और ईजी और कम टाइम कंज्यूम वाले आप क्वेश्चंस करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता चला जाए। क्योंकि अगर आप पहले ही जो है अपने फिजिक्स का पोर्शन उठा के बैठ गए और कैलकुलेशन में बैठ गए, फिर वो क्वेश्चन आपको नहीं आया, तो आपका क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में ही मोटिवेशन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आप दूसरे क्वेश्चंस पे फोकस सही तरीके से नहीं कर पाते। तो ये गलती आपने नहीं करनी। आपने सबसे पहले बायोलॉजी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। भले आप एक्सपर्ट हो फिजिक्स में, भले आप एक्सपर्ट हो केमिस्ट्री में, लेकिन फिर भी आपको सबसे पहले बायोलॉजी का पोर्शन ही ख़त्म करना है। अब आपने बायोलॉजी के पोर्शन के बाद केमिस्ट्री को ख़त्म करना है, उसके बाद इंग्लिश को और उसके बाद फिज़िक्स को।
ठीक है। अब आपने फिज़िक्स को लास्ट में क्यों रखा? वो इसलिए क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स ज़्यादा होते हैं, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, और जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो आपके विल पावर को स्टार्टिंग में कम कर सकते हैं वो ज़्यादा होते हैं उसमें। तो आप वो जब लास्ट में करेंगे, आपका इतना ज़्यादा पोर्शन यानी बायो, कैम और इंग्लिश का अच्छे से हो जाता है, तो फिर अगर आपके फिज़िक्स में एक आधा क्वेश्चन आपको नहीं भी आता और छूट भी जाता है, तो आपकी मोटिवेशन पावर कम नहीं होती। अब बात आती है कि कैसे करें। तो जब आपने पहले अपने बायोलॉजी का पोर्शन खोला, तो सबसे पहला रूल आपने याद रखना है, रीड ईच क्वेश्चन फुल एंड ऑल ऑप्शंस वेरी केयरफुली, कि आपने क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है और उसके ऑप्शन सारे के सारे पढ़ने हैं आपने। क्योंकि काफ़ी दफ़ा स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लास्ट में उन्होंने कोई ऐसे वर्ड रखे होते हैं, इज़ नॉट या एक्सेप्ट, तो वो पढ़ते नहीं, बस आधा क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शंस को बस टिक कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपने सबसे पहले सारे क्वेश्चन को फुल पढ़ना है और उसके ऑप्शंस को लाजमी आपने सारों को पढ़ना है। काफ़ी क्वेश्चंस में क्या होता है कि वो 4 ऑप्शंस देते हैं, ABCDE, काफ़ी माना D तक, और काफ़ी में वो 5 ऑप्शंस यानी ABCDE तक दे देते हैं वो ऑप्शन। और काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लास्ट में उन्होंने ऑप्शन को ऐसा रखा होता है, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज, और आपको बस ऊपर वाले ऑप्शन आप टिक कर लेते हैं, नीचे आप ऑप्शन देखते ही नहीं। तो हर क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ें और सारे ऑप्शन लाजमी पढ़ें। अब दूसरी बात आती है कि जब आपने सारे क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ा, अब उसमें जहाँ पर वर्ड आता है इज़ नॉट या एक्सेप्ट या ऐसे कोई क्वेश्चन या ऐसा कोई वर्ड टर्म वहाँ पे यूज़ किया हुआ था, तो उसको आपने लाजमी अंडरलाइन करना होता है। क्योंकि काफ़ी दफ़ा स्टूडेंट्स से गलती क्या हो जाती है कि इज़ नॉट को जो है वो उन्होंने देखा ही नहीं होता और वो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपने इज़ नॉट, एक्सेप्ट या फॉल्स अबाउट इट, ये आपने ज़रूर वर्ड्स को सही तरीके से नोट डाउन करना है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये कि जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो क्वेश्चन करें जिसमें आपको 100% श्योरिटी हो कि इसका आंसर यही होगा। आपने पहले वो क्वेश्चंस नहीं करने जिसमें आपको 50-50 लग रहा है, ना ही वो क्वेश्चंस आपने करने हैं जो आपको नहीं आते। सबसे पहले आपने वो क्वेश्चंस करने हैं जिसमें आपको 100% श्योरिटी हो कि इसका आंसर यही होगा। आपने क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन सारे पढ़े, उसके बाद आपने देखा कि इस क्वेश्चन का ये राइट ऑप्शन 100% यही होगा। उसके बाद आपने वो जो क्वेश्चन है उसका आंसर है ऑप्शन, वो आपने टिक करना है उसी अपनी क्वेश्चन बुक पे, ताकि आपको ये पता चले कि कौन से क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए हैं और कौन सा ऑप्शन आपने अटैम्प्ट किया है। ठीक है। उसके बाद आपने फ़ौरन से वो क्वेश्चन किया और उसी वक्त आपने वो ऑप्शन जो है अपनी बबल शीट में फिल करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैं दोबारा रिपीट करें, आपको याद रखनी है कि जो क्वेश्चन आप जिस वक्त करें और आपको श्योरिटी हो कि 100% राइट है, तो उसको उसी वक्त आपने बबल शीट में फिल करना है। काफ़ी स्टूडेंट्स की गलतियाँ क्या होती हैं कि वो काफ़ी क्वेश्चन MCQs करने के बाद में वो बबल शीट फिल कर रहे हैं। ऐसे क्या हो जाता है, उनकी सीक्वेंस गलत हो जाती है, वो एक का ऑप्शन दूसरे में फिल करते चले जाते हैं, ऐसे उनकी सारी सीक्वेंस गलत हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं करना आपने। जो आपने क्वेश्चन पढ़ा, अब फॉर सपोज आप बायोलॉजी का पोर्शन किया, अब आपको जो बायोलॉजी का जो पोर्शन होता है वो मोस्टली लास्ट में रखते हैं या बीच में रखते हैं, तो उसके क्वेश्चन की जो सीक्वेंस होती है वो 12 या 15 को जैसे ही स्टार्ट होती है। तो आपने फॉर सपोज कर लें क्वेश्चन नंबर 12 है बायोलॉजी का, आपको 100% श्योरिटी कि उसका ऑप्शन A राइट है। आपने पढ़ा, आपने देखा, अब आपने फ़ौरन से बबल शीट पे जो है क्वेश्चन बुक से अपना नंबर नोट करना है कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12, ऑप्शन कौन सा राइट है, A। तो आपने अपनी बबल शीट में भी देखना है कि क्वेश्चन नंबर 12 और उसका ऑप्शन साइड से A है जो है, उसी ही बबल को फिल करना है आपने। मेक श्योर चाहे आप कितने भी जो है कॉन्फिडेंट हो, चाहे आपकी तैयारी कितनी भी पूरी हो, लेकिन अगर आप उस वक्त इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, तो आपकी सारी सीक्वेंस गलत हो जाएगी और आप अल्लाह ना करे फेल हो सकते हैं आप लोग। तो आपने देखनी है पेपर, मतलब हर जब भी आप MCQs करें तो उसका नंबर और उसका राइट ऑप्शन क्वेश्चन बुक से नोट करने के बाद बबल शीट से भी कंफर्म करके फिर ही फिल करना है आपने। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट बात आपने करनी है कि जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, ठीक है, जैसे बायोलॉजी में काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिससे उसमें बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन, जैसे उनमें स्टेटमेंट दी होती है, या फिर कोई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जैसे टेबल या मिसमैचिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो हाल ही फिलहाल वो छोड़ते चले जाएं, क्योंकि ये लंबे क्वेश्चंस हैं और ये आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम करा सकते हैं, और अगर आपको नहीं आएंगे तो आपका स्टार्टिंग में ही विल पावर कम हो जाएगा, तो उनको हाल ही फिलहाल छोड़ते चले जाएँ। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे या जिन क्वेश्चंस में आपको 50-50 लग रहा है कि आइदर ऑप्शन A भी करेक्ट हो सकता है, आइदर ऑप्शन B भी करेक्ट हो सकता है, मतलब 2 ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हैं,
तो उन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट ना करें, उन क्वेश्चंस को आपने इनसर्कल करते चले जाना है। मतलब आपने पहले क्वेश्चंस किए, 2-4 क्वेश्चंस आपको आ गए, फिर आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 5 मुझे नहीं आ रहा, तो उसको आपने इनसर्कल करना है। हड़बड़ी में गलत जो है वो अंदाजे लगाकर जो है फिल ना करें। भले नेगेटिव मार्क्स ना हो, लेकिन आपने अपनी टेस्ट बिल्कुल केयरफुली तरीके से करनी है, तो उनको आप इनसर्कल करते चले जाएं। क्योंकि जब आप दोबारा से जो है वो क्वेश्चन खोल के देखेंगे तो फिर आपको ऐसे पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन अभी मेरे रहते हैं जो मैंने अभी अटैम्प्ट नहीं किए। और फिर वो क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपको 50-50 लगता है कि आइदर ये ऑप्शन ए भी हो सकता है, आइदर ऑप्शन ये भी हो सकता है। तो उन दोनों ऑप्शंस को आपने सर्कल करना है, ताकि जब आप दोबारा से वो क्वेश्चन खोलें तो आपको पता चले कि मैंने ये 2 ऑप्शंस मुझे सही लग रहे थे, फिर बाद में आप उनको कन्फर्मली तरीके से कर सकें। फिर उनकी जगह आपने बबल शीट में भी छोड़ते चली जानी है आपने। उसके बाद अब आपने देखा कि आपने बायोलॉजी के जो क्वेश्चन आपको 100% आ रहे थे वो आपने कर लिए। अब जो बात आती है आपकी, आपने खोली अपनी केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में भी आपने यही रूल अप्लाई करना है कि सारे ऑप्शंस को केयरफुली पढ़ना है, सारे क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है। 100% आ रहा है तो आपने करना है, नहीं आ रहा तो आपने इनसर्कल करते चले जाना है। अब यहाँ पे बात आती है न्यूमेरिकल्स, इक्वेशंस और रिएक्शंस की। अब आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक बात पक्की याद रखनी है कि न्यूमेरिकल्स, इक्वेशंस या रिएक्शंस अभी आपने हाल ही फिलहाल उनको टच नहीं करना, उनको नहीं पढ़ना, उनको छोड़ते चले जाना है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन करने बैठ गए, रिएक्शंस को सॉल्व करने बैठ गए, तो आपका टाइम यहीं पर चला जाएगा। तो हाल ही फिलहाल उनको छोड़ते चले जाएं। और ऐसे ही अगर केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपको लॉन्ग क्वेश्चंस मिलते हैं स्टेटमेंट के या ट्रू और फॉल्स के, तो वो भी हाल ही फिलहाल आप छोड़ते चले जाएँ, उनको आप बाद में कर लीजिएगा जब आपके पास टाइम बचे। अब आपने उसमें से वो क्वेश्चन कर लिए जो आसान जो आपको आ रहे थे 100% से, ऐसे आपके केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी पूरा हुआ। अब आ जाएं आप इंग्लिश पे। अब इंग्लिश में जो है आपने वही ट्रिक अप्लाई करनी है जो आपने बाकी 2 सब्जेक्ट्स में की है, कि जो आ रहे हैं वो करने, जो नहीं आ रहे हैं उनको अनसर्कल करना है। और साथ ही साथ में जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं बबल शीट में वो आपको फिल करते चले जाना है। लेकिन यहाँ पे बात आती है आपके पैराग्राफ की। तो जो पैराग्राफ का जो क्वेश्चन है उसको हाल ही फिलहाल आप सॉल्व ना करें, उसको आप बाद में कीजिएगा, क्योंकि पूरा पैराग्राफ जो है उसको पढ़ना, ये करना, मैं इसके लिए भी आपको ट्रिक बताऊँगी कि कैसे आप इसको थोड़े से टाइम में इसको पूरा कर सकते हैं। अब आ जाएँ आप फिज़िक्स पे। अब फिज़िक्स में जहाँ पे न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम्स की बात आती है तो उनको आप हाल ही फिलहाल छोड़ दें। आपने वही क्वेश्चंस करने हैं जिनमें आप 100% श्योर हैं। और अब आप ये सोचें कि अब आपके पास अपने चारों क्वेश्चंस कर लिए, बायो, कैम, इंग्लिश एंड फिजिक्स, जो क्वेश्चंस आपको आ रहे थे और जो विदाउट न्यूमेरिकल्स रिएक्शंस थे। अब आपके पास टाइम है। अब आपने सबसे पहले चले जाना है बायो पे। अब जो क्वेश्चंस वहाँ पे थे, जो क्वेश्चंस आपको 50-50 आ रहे थे, अब आपने उनको कैसे सॉल्व करना है। अब आप 2 ऑप्शंस में फंस चुके हैं, ए होगा या बी होगा, तो आप उनकी एस्टिमेशन करें कि ज़्यादा जो है कौन सा ऑप्शन रिलीवेंट हो सकता है। जो आपको लगे कि ज़्यादा ऑप्शन ये रिलीवेंट हो सकता है तो उसको ही आप टिक करें, फिर अपने बबल शीट में फिल करें। अब बात आती है कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे वो आपने किस तरीके से करने हैं। अब आप उन क्वेश्चंस को ऑप्शंस को देखकर अंदाज़ा लगाकर आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले हम जो है वो बात करते हैं न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम्स की, जिनके बारे में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं। तो अब क्या होता है कि केमिस्ट्री और फिज़िक्स में जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। एक जो आपके पास्ट पेपर से आए हुए होते हैं, एग्जैक्टली वही इन्फॉर्मेशन, वही जो है वो उनकी डेटा सारी सेम वही होते हैं, आंसर्स उनके सेम ही लिखे होते हैं। और दूसरे वो आते हैं जो आपके बुक के एग्जाम्पल के तौर पे दिए गए होते हैं, वैल्यूज़ अनुसार उनका सेम होता है, लेकिन उनके ऑप्शन थोड़ी सी उनमें वर्डिंग की चेंजिंग होती है। या फिर वो कभी कभार ऐसे भी करते हैं कि थोड़े जो है वैल्यू आगे पीछे कहते हैं, लेकिन फार्मूला उनमें सेम ही लगा होता है, आपको पता होता है कि इस तरीके से सॉल्व होंगे। तीसरे वो होते हैं जो मतलब न्यू उनकी डेटा होती है और उनकी वर्डिंग वगैरह न्यू होती है, लेकिन फार्मूला उनका कुछ जो है वो पोर्शन उनका फार्मूला सिमिलर लगता है हमें बाकी वाले क्वेश्चन जो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो अब आपने सबसे पहले वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपके पास में आए थे और आपको 100% की डेटा और उनका ऑप्शन याद है कि यही इनका राइट आंसर है। तो आपने पहले वो न्यूमेरिकल्स करने हैं, क्योंकि उनमें आपने इतनी खास कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर आपने वो करने हैं जो आपने को पता है कि इनका फार्मूला एग्जैक्ट यही होगा और उनकी कैलकुलेशन ऐसे ही होगी क्योंकि ये फलां बुक से उठाए गए थे या मैंने पहले सॉल्व किए हुए हैं, तो वो आपने करने हैं। फिर आपको जो तीसरी कैटेगरी के क्वेश्चंस मिलते हैं जिनमें वैल्यू वगैरह चेंज है पर आपको पता है कि ये इनमें फार्मूला ये लगेगा, तो आपने वही करना है। और आपने ये देखना है कि उसमें छोटी सी कैलकुलेशन, आपको इतना टाइम नहीं लगेगा कैलकुलेशन करने में, तो वो आपसे जल्दी जल्दी वो सॉल्व करके आप वो कर लें।
अब बात ये आती है कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो होते हैं जिनको वो आंसर का पता नहीं होता और आपको उनको पता नहीं होता कि न्यू क्वेश्चन दिया गया है और इसमें कौन से जो है फार्मूलाज लगने हैं, तो टाइम वेस्ट ना करें। दूसरे जो है वो फार्मूलाज लगा के वो जो है क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाते हैं, अपना टाइम ज़ाया करते हैं। तो ये गलती ना करें आप। एक ही क्वेश्चन को पकड़ के ना बैठ जाएँ, नहीं हो रहा तो लीव करते चले जाएँ। जो क्वेश्चन आ रहे हैं पहले वो कर लें आप लोग। अब जब आपने जो क्वेश्चन सॉल्विंग करने होते हैं उसके लिए वो आपको अलग से 2 एक्स्ट्रा पेपर्स देते हैं जिन पे आपको वो सॉल्व करना होता है। लेकिन अगर वो आपके पेपर फुल हो जाते हैं तो फिर आपने क्वेश्चन बुक जो है वो जहाँ पे वो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके साइड से जो आपको फ्री स्पेस मिली होती है वहाँ पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि आप जो है वो एक क्वेश्चन के सामने दूसरे क्वेश्चन की वो डेटा और वो कैलकुलेशन करने ना बैठ जाएँ। ऐसे आप जो है वो कंफ्यूज हो सकते हैं कि आइदर मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था। तो इस बात का बड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। और कैलकुलेशन के लिए तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ था कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी कैलकुलेशन उतनी ही पक्की होती चली जाएगी, फार्मूलाज की भी और जो है वो इक्वेशंस वगैरह की भी। अब आपने केमिस्ट्री में भी सेम यही बात करनी है कि जो क्वेश्चंस आपको पास में दिए गए हैं या बुक से लिए गए हैं या जिनका फार्मूला आपको पता है पहले वही करने हैं आपने। अब बात आती है कि आपकी इंग्लिश के पोर्शन की। अब इंग्लिश के पोर्शन में आपकी 3 बातों के लिए मैं आपको जो है टिप्स देना चाहूँगी। सबसे पहला पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में टाइम कंज्यूमिंग चीज़ ये होती है कि आप पहले पैराग्राफ सारा पूरा ना पढ़ें, क्वेश्चंस पढ़ें जो उन्होंने आपको दिए हुए हैं। उन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद जो है वो आप वो क्वेश्चन से रिलेटेड जो वहाँ पे सेंटेंस पैराग्राफ में शो किया गया है आप वो जो है सर्च करें और फिर ही जो है वो आप उसको सॉल्व करें। ऐसे आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। अब फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मीनिंग ऑफ द प्रीफिक्स टैली, तो आपने देखा कि टैली वर्ड यहाँ पे शो किया गया है जिसकी मीनिंग पूछा है आपसे, तो फिर आप पैराग्राफ में ढूंढेंगे कि टैली कहाँ पे लिखा हुआ है, फिर उससे रिलेटेड सेंटेंस को पढ़ के आप क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके टाइम को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा आपके टाइम सेव करेगा। अब बात आती है आपके सिनोनिम्स और आपके एंटोनिम्स की। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए आपने एक बेहतरीन ट्रिक याद रखनी है कि जैसे आप ऑप्शंस, अगर आपको फॉर सपोज़ कि किसी की मीनिंग नहीं आती, यानी आपको कोई दिया गया है एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल बताऊँ कि यहाँ पे एक दिया गया है कि पेट्रोटिज्म। अब आपको पेट्रोटिज्म की मीनिंग नहीं आती फॉर सपोज़, तो आपने ऑप्शन एस्टिमेट करके भी अंदाज़ा लगा लेना है। अब इसका पूछा आपसे कि पेट्रोटिज्म का जो है वो एंटोनिम कौन सा है। अब आपको नहीं आ रही मीनिंग, आपने ऑप्शन देखा, उसमें ऑप्शन था नेशनलिज्म, सोशलिज्म एंड ऑब्सेशन एंड डिसलॉयलिटी। अब आपने देखना है कि 2 ऐसे वर्ड जिनकी मीनिंग आपस में सेम है तो वो ऑप्शंस आप एलिमिनेट करें क्योंकि वो इसका आंसर नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे नेशनलिज्म आ रहा है तो वो तो हो गया इसका सिनोनिम पेट्रोटिज्म का, तो ये इसका एंटोनिम हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब सोशलिज्म ये कहीं ना कहीं जो है वो रिलेटेड मीनिंग शो करता है आपकी नेशनलिज्म से, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें इसकी उलट मीनिंग पूछ रहा है आपसे, तो ये भी नहीं होगा। इस ऑप्शन को भी आप एलिमिनेट कर लें। ऐसे ही आपको ऑब्सेशन आ रहा है तो ये भी कुछ पॉजिटिव मीनिंग देता है आपको पेट्रोटिज्म के करीब, तो ये भी नहीं होगा आपका क्योंकि इसमें आपसे एंटोनिम पूछ रहा है, तो ये भी आप ऑप्शन लिमिट कर लें। अब आपके पास ऑप्शन बचा कि डिसलॉयल्टी, तो आपका यही ऑप्शन सही होना है। अब ऐसे ही आपने सिनोनिम में करना है कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फॉर सपोज वो पूछ रहे हैं कि फॉरबिड के सिनोनिम आप बताएं। अब आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कि परमिट, अलो और ऐसे ही आपको दिया गया है प्रोहिबिट। तो आपको पता है कि परमिट और अलो की मीनिंग सेम है, तो ये दोनों ऑप्शंस अगर सेम मीनिंग रखते हैं तो ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकते, राइट। तो ये दोनों एलिमिनेट कर लें। बाकी आपके पास ऑप्शन क्या बचा कि प्रोहिबिट, तो यानी इसका सिनोनिम प्रोहिबिट ही होगा। तो ऐसे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा सिनोनिम एंटोनिम में लगा सकते हैं। अब बात आती है आपकी उन क्वेश्चंस की जो आपको फिज़िक्स, बायो, केम इनमें नहीं आ रहे, तो आपको उनमें ऑप्शंस एलिमिनेटिंग से आपको उनका अंदाज़ा लगाना है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे बायोलॉजी का आपका कोई क्वेश्चन आ गया था, हमारे टेस्ट में क्वेश्चन आया था जैसे कि द डिजीज़ काज्ड बाय द न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी। अब आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा कि न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ नीचे वालों में से हो सकती है ऑप्शंस में से। आपने ऑप्शंस पढ़े, अब आपने हर ऑप्शन के हिसाब से उसको एलिमिनेट करते चले जाना है। जैसे यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि हेपाटाइटिस, तो अब आपको पता है कि हेपाटाइटिस, कालरा और मलेरिया, तो आप ये अंदाज़ा लगाएंगे तो ये तो तीनों मैंने ऑप्शंस जो है वो इन्फेक्शंस डिजीज़ में पढ़े, तो ये न्यूट्रिशनल से नहीं हो सकता, तो आपने ऑप्शंस कर लिए डिसएलिमिनेट। अब आपके पास ऑप्शन क्या बचा, बेरी और अल्जाइमर्स डिजीज़। अब आपने पढ़ा कि अल्जाइमर्स जो है वो मैंने पढ़ा हुआ था कि ब्रेन का डिसऑर्डर वगैरह हो जाता है, तो ये न्यूट्रिशनल के हिसाब से नहीं था, तो ये न्यूट्रिशनल में नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी आपने कर लिया एलिमिनेट। अब आपके पास क्या बचा ऑप्शन, बेरी, तो आपने कहा कि यही ऑप्शन आपके पास लास्ट नहीं बचे,
तो यही आपका राइट ऑप्शन होगा, जो आपकी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से होता है। अब ऐसे ही आपको ऊपर पहले जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड आपको दूसरे क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं। अब देखें, इसमें से एक और क्वेश्चन दिया गया था कि द डिजीज़ काज्ड बाय द प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। अब आप देखें यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं वो है रिकेट्स, गोइटर, बेरी-बेरी, अल्जाइमर्स। अब आपने नीचे पढ़ा कि बेरी-बेरी तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में हो रहा था, ऐसे ही रिकेट्स और गोइटर ये भी जो हैं वो गोइटर आयोडीन की डिफिशियंसी से और जो रिकेट्स वो कैल्शियम की डिफिशियंसी से, यानी ये भी न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर हो गए। तो ये दोनों तो नहीं होने। बाकी आपका बच गया मलेरिया, तो आप कहेंगे यही ऑप्शन मेरे पास बचा है, तो यही यानी प्रोटोजोअल इन्फेक्शन होगा। ऐसे आप काफ़ी जो है वो क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके भी जान सकते हैं। अब ऐसे ही मैं आपको एक क्वेश्चन और दूं कि काफ़ी ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिन ऑप्शंस के बारे में हमें इतना अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन उन वर्ड्स की मीनिंग हम जान के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं उनका। अब जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, द फिनोमेना इन विच सर्टेन एलिमेंट्स एलिमिनेट इनविजिबल रेडिएशंस इज कॉल्ड। अब आपको नहीं पता कि क्या है। अब आपने ऑप्शंस पढ़े, अब आपने देखा कि इसमें बता रहा है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब आपको ये अंदाज़ा है कि स्पेक्ट्रो का मतलब कहीं ना कहीं जो ये है वो स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शंस। फिर आपने पढ़ा कि क्रोमेटोग्राफी, तो आपने पढ़ा कि क्रोमेटो की मतलब होती है कि कलर से कुछ रिलेटेड, तो ये भी नहीं होगा। फिर इसी तरह आपने ग्रेविमीटर पढ़ा, तो ये भी आपको लगा कि नहीं, ये इनविजिबल रेडिएशन से रिलेटेड नहीं है क्योंकि इसकी मीनिंग ये नहीं दे रहा। फिर आपने क्या पढ़ा कि रेडिएशंस, तो हाँ आपको लग रहा था कि ये रेडिएशंस रेडिएट से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, तो शायद यही ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आपने उस पर टिक लगा लेना है। तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चन आपके इसी तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। अब फाइनल बात कि अब जब आपके क्वेश्चंस हो गए सारे, आपने क्या करना है कि जैसे मैंने आपको सीरीज़ बताई कि बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिर इंग्लिश, फिर जो है वो फिजिक्स। अब आपने इनिशियल क्वेश्चन कर लिए हैं, फिर आपने दोबारा से सारा बायोलॉजी से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। फिर देखना है कि जो क्वेश्चन आपने छोड़े थे, जो आपने सर्कल किए हुए हैं, जो अभी तक आपने नहीं किए, उनको लाजमी चेक करें कि कौन कौन से क्वेश्चन मेरे रहते हैं। फिर आपको जो मैंने ट्रिक्स दी उस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर आपको नहीं आता तो बाज़ दफ़ा लोग जो हैं वो तुक्के भी लगा लेते हैं, लेकिन तुक्के भी जो है वो किसी ट्रिक के हिसाब से ही लगाएं आप। जैसे मैंने आपको बताया, ऑप्शन एलिमिनेटिंग के हिसाब से भी आप अच्छा भला तुक्का लगा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि ये सोच के कभी भी गलत ऑप्शन को टिक ना करें कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मैं खामखा ये जो है तुक्के लगाता चला जाऊं। तो ऐसे भी नहीं करना, तुक्के भी सोच समझ के लगाने आपने, भले नेगेटिव मार्किंग ना हो, क्योंकि ये आपकी सिलेक्शन का सवाल है। अब इस तरीके से आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाने के बाद एक दफ़ा दोबारा अपनी सारी बबल शीट को भी देखें कि कौन से ऑप्शन, कोई क्वेश्चन ऐसा है तो नहीं जो आपने छोड़ दिया है फिल करना, या कोई सी डिटेल वगैरह, तो ये ज़रूर आपने लास्ट में श्योर करना है। तो इसी के साथ आज का जो हमारा ये वीडियो था वो ख़त्म हुआ, यानी हमारा जो पार्ट 3 था वो भी ख़त्म हुआ, गाइडलाइंस अबाउट द प्रिपरेशन फॉर एनी टेस्ट। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक जो है वीडियोस पहुंचती रहें।